व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था? सेपरेशन था किसका? डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का, ठीक है। Hi students, we are talking about gel electrophoresis. Basically, what is gel electrophoresis? Gel electrophoresis is separation of DNA, RNA और प्रोटीन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज। हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जेल मैट्रिक्स एंड द सेपरेट होता है हमारा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। If we talk about what is where gel electrophoresis is done, it is a technique and widely जो DNA analysis होता है उसमें यूज़ होती है। इसमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ करते हैं जेल मैट्रिक्स में कि वो मूव करें, और जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स सेपरेट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? साइज़ के बेसिस में, साइज़ के बेसिस में होते हैं। मतलब जो स्मॉलर साइज़ का होगा वो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके मूव कर जाएगा, जो हैवियर होगा वो बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। ओके, बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जो डीएनए होता है वो हमारा एक तो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, एज वी ऑल नो। इफ यू टॉक अबाउट जेल का जो एपेरेटस होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे जेल पोर करते हैं और जो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जो भी हम लेते हैं उनके फ्रेगमेंट्स ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिव होता है, हम डीएनए नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कराते हैं। जो स्मॉलर साइज का होगा वो जल्दी जल्दी मूव करेगा, जो हैवियर साइज का होगा वो धीरे धीरे करके मूव करेगा। आप देखो ये जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, देखो जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। डीएनए किस तरह मूव करता है? नेगेटिव साइज चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो डीएनए जेल जो होता है वो मॉलिक्यूलर सीव की तरह एक्ट करता है। जेल एक इसको मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाके मूव कर पाए। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, जो लार्जर फ्रेगमेंट होंगे वो स्लोअर मूव करेंगे। ओके, if we talking about what is components of gel electrophoresis, basically the first component we all know which is agarose gel। जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें हम जेल सेट कराते हैं, मतलब एगरोज जेल हमारा सेट करता है, जो कि हमारा मॉलिक्यूलर सीव की तरह भी काम करता है, जो कि हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने में हेल्प करता है। हम उसमें बफर यूज़ करते हैं, मेनली दो तरह के बफर यूज़ करते हैं, एक टीएई बफर यूज़ करते हैं और एक टीबीई बफर यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो एज वी ऑल नो, हमें डीएनए सैंपल्स या तो आरएनए सैंपल्स हमें कुछ तो लेना पड़ेगा ना, हमें जिसको मूव कराना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया। एक कंपोनेंट हो गया हमारा डीएनए लेडर। जब हम एगरोज जेल बनाते हैं तो हम लेडर यूज़ करते हैं ताकि हम उनके बेस पेयर्स चेक कर पाएँ। और जैसे बेसिकली मेनली लैब्स हमारा 100 बेस पेयर्स का एक डीएनए लेडर होता है, ठीक है। पावर सप्लाई तो इंपॉर्टेंट है ताकि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर सके। हम यूवी लाइट यूज़ करते हैं आफ्टर सेपरेशन। हम उसको ट्रांस एलिमिनेटर में चेक करते हैं कि हमारा सही से जेल रन करा है कि नहीं, हमारे फ्रेगमेंट सही से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या किस साइजेस के फ्रेगमेंट्स हैं हमें जो दिख रहे हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट प्रोसीजर, तो हम प्रोसीजर में क्या बात करेंगे? सबसे पहले जेल एग्रोज जेल का सेट कराते हैं किसमें? कास्टिंग ट्रे में। फिर उसके अलावा हम इसमें कॉम इंसर्ट कर देते हैं, वेल्स बना देते हैं, फिर हम उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, ठीक है। फिर उसी को एक ऐसे बड़े से चैम्बर में जेल सेट हुआ ऐसे करके रख देते हैं। अब इसमें कोम लगाते हैं तो इसमें वेल्स बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें हम डीएनए को लोड करते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले इसमें पूरा बफर डालेंगे, फिर डीएनए को लोड करेंगे। देखो चैम्बर में प्लेस करा, बफर लोड किया, फिर डीएनए सैंपल्स को हमने इसमें लोड कर दिया। फिर इसके बाद हमने एक में डीएनए लेडर भी वेल पे लोड किया, फिर हमने करंट अप्लाई किया, फिर हमने देखा डीएनए फ्रैगमेंट्स माइग्रेट करे हैं, कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें ईटीबीआर यूज़ करते हैं एज अ डाई, ठीक है। हम क्या यूज़ करते हैं? ईटीबीआर यूज़ कर सकते हैं या तो हम SYBR भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों डाई है ताकि हम ट्रांस एलिमिनेटर में सही से देख पाएँ। फिर हम इसमें विजुअलाइज करते हैं अंडर यूवी लाइट और ब्लू लाइट, जिसको हम ट्रांस एलिमिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, इसका माइग्रेशन पैटर्न क्या है? पहली बात तो हमें पता है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, ठीक है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा दूर तक जाएंगे। जो मीडियम होंगे वो नॉर्मल मूव करेंगे। जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे वो वेल के पास में ही रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े हैवी हैं। जो स्मॉलर होंगे वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। अगर हम बात करें, अगर किसी डीएनए का साइज़ अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो जो उसकी स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। ओके, अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन की, तो सबसे पहले जो मैटर करता है वो हमारा क्या मैटर करता है? साइज़। क्या मैटर करता है? साइज़ कितना बड़ा है डीएनए का। एगरोज का जो परसेंटेज है दूसरा वो मैटर करता है। समटाइम्स हम मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो 8% पे यूज़ करते हैं, बाकी एज पर योर प्रोटोकॉल हम चेंज करते हैं। उसमें वोल्टेज कितना जाएगा कि वो डीएनए माइग्रेट कर पाए वो हम चेक करते हैं। जो उसका बफर का कॉम्पोजिशन होता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। एक डीएनए का कॉन्फर्मेशन है, ये भी हम चेक करते हैं। सो बात करें फैक्टर्स क्या क्या है, साइज़ क्या है, एगरोज का परसेंटेज क्या है, वोल्टेज अप्लाई कितना है, बफर का कॉम्पोजिशन क्या है और डीएनए का कॉन्फर्मेशन क्या है, ठीक है। देखो अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो वो सबसे पहले तो हमारा जेनेटिक म्यूटेशन को डिटेक्ट करने में ही हेल्प करता है, मतलब मेनली हमारा जेनेटिक्स में हेल्प करता है। बाकी क्या है, जो पीसीआर प्रोडक्ट होते हैं, आफ्टर पीसीआर हम उसको जेल में रन करा के देखते हैं कि हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट या आरएनए का फ्रेगमेंट कैसा है, तो पीसीआर एनालिसिस में भी काम करता है। मेनली हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम करता है, जो कि हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है, मतलब फॉरेंसिक साइंसेज में। अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर हमारी लाइफ में क्या क्या डिसऑर्डर्स रहे हैं, उस चीज़ में भी हेल्प करता है, तो मेडिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। वी ऑल नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, इन सब में भी हेल्प करता है, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट डीएनए एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हेल्प करता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन के एडवांटेजेस सबसे इजी तो क्या है, बहुत सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका जो रेजोल्यूशन होता है सेपरेशन का वो ज़्यादा आता है, मतलब हाई रहता है, हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। बहुत रिलायबल है, जो रिसर्च लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो जो लार्ज साइज़ का होता है, जो लार्ज साइज़ का डीएनए होता है, वो सेपरेट आउट होने में उसको मुश्किल होती है, ठीक है। स्टेनिंग की जरूरत होती है, जो जैसे ईटीपी आता है स्टेनिंग प्रोडक्ट, उसमें जरूरत पड़ती है विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस हम इसमें नहीं बता सकते, हम डीएनए की प्योरिटी बता सकते हैं पर हम सीक्वेंस नहीं बता सकते, ठीक है। अब लास्ट में अगर हम पूरा समराइज करें इस चीज़ को तो व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था, सेपरेशन था किसका, डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का, ठीक है। और अगर हम बात करें डीएनए क्या होता है, वो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव टू कहाँ जाता है, पॉजिटिव जाता है। जो अगर छोटे साइज हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, वो फास्टर मूव करेंगे, जो लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं वो थोड़ा सा स्लो मूव करेंगे, ठीक है। यह लिखा हुआ है, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, मूव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और जो स्मॉल होता है वो फास्टर करता है। थैंक यू।